हाय एवरीवन, आई होप दैट यू आर एब्सोल्युटली फाइन। और मैं शिवांश, आपका इस रिवीजन सीरीज के पहले दिन में स्वागत है। हाँ जी, शुरू करें। जी सर। चैप्टर 14, डायरेक्टर्स। हम याद करो वो दिन जो आप लोगों को सिखाया गया था, कंपनीज एंड आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं होती जो आपके अपनी तरह बात कर सके, एक्ट कर सके, ऑपरेट कर सके। कंपनी कैन नॉट ऑपरेट ऑन इट्स ओन। तो सर कंपनी चलेगी कैसे? कंपनी चलेगी ऐसे इंडिविजुअल से जो उसका डे टू डे कंडक्ट संभाले और इसी इंडिविजुअल्स को डायरेक्टर का। सर मतलब कंपनी कुछ भी करेगी वो अपने डायरेक्टर्स के थ्रू करेगी। फॉर एग्जांपल, कंपनी को नेम चेंज करना है तो कंपनी नेम चेंज कैसे करेगी? बोर्ड के पास जाएगी और बोर्ड से अप्रूवल लेगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हम ये चीज कर सकते हैं। कल को ऑब्जेक्ट चेंज करना है, कुछ भी आपको करना है, सबसे पहले आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। सर डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? सी इंडिविजुअल है तो उसे डायरेक्टर का, जैसे आई एम अ डायरेक्टर। और अगर दो डायरेक्टर्स हैं या दो से ज्यादा डायरेक्टर, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाएगा दे आर द बोर्ड ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आइए देखते हैं लॉ कैसे पुट करते हैं। सेक्शन 234 कहता है डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। डायरेक्टर वो डायरेक्टर है अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। कंपनी के बोर्ड में जो बंदा अपॉइंट हो गया वो डायरेक्टर। ऐसे किसी को नहीं कि आज तू भी डायरेक्टर है, कल से तू भी डायरेक्टर है, ऐसे नहीं। अगर आप बोर्ड में फॉर्मली अपॉइंट हो तब आपको डायरेक्टर का दर्जा दिया जाता है। सर बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 10 of the companies that defines board of directors या board in relation to company means collective body of directors of the company। मतलब जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी कलेक्टिव बॉडी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड कहा जाता है। सर बिल्कुल ठीक बात है। सेक्शन 149 सेज डायरेक्टर जो होता है वो एवरी इंडिविजुअल होता है। सही बात है ना? अभी ऊपर ये पढ़ के आए हैं हम कि आर्टिफिशियल पर्सन को चलाने के लिए हमें नेचुरल पर्सन की जरूरत है, इंडिविजुअल्स की जरूरत है। तो अगर हम डायरेक्टर्स को बॉडी कॉर्पोरेट बना दें तो आर्टिफिशियल पर्सन को दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन तो चला नहीं सकते। इसीलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं। सर बिल्कुल सही बात है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मैं एक डायरेक्टर हूँ किसी कंपनी का, मेरे को जाना पड़ गया बाहर। तो मैंने क्या कहा, मैं नहीं आता तो मेरा बेटा मेरी जगह पे मैं अपने ऑफिस को असाइन कर। अब मैं चला जाता कंपनी में, बेटा चला गया, क्या फायदा? लॉ प्रोहिबिट करते हैं। सेक्शन 166 सबसेक्शन 6 लॉ 6 नहीं, सबसेक्शन 6 prohibits assignment of the office of the director। कोई भी ऑफिस होगा डायरेक्टर का वो वॉइड हो जाएगा अगर मैंने किसी को ऑफिस असाइन किया। तो ऐसा ऑफिस जो असाइन करा गया है दैट इज वॉइड। सेक्शन 152 इट सेज कोई भी डायरेक्टर होगा वो अपॉइंट होगा शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। मतलब डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स। दिस इज अ जनरल रूल। शेयर होल्डर्स कौन होता है? जिनका स्टेक लगा है। तो ऑब्वियसली जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा पैसा लगा तो मैं ही तो चाहूंगा कि मैं कोई ऐसा बंदा अपॉइंट करूं जो डे टू डे अफेयर संभाल सके। तो इसीलिए जनरल रूल से कि डायरेक्टर जो भी होता है वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करता है, उसको मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। सी दीज आर सम स्टैट्यूटरी रूल्स। ये पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था कि आपको समझ आ जाए ब्रीफली कि डायरेक्टर्स होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। क्या होता है, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी का एमओए बनता है और कंपनी का एओए बनता है। तो व्हाट कंपनी डज इज वो अपने एओए में ही अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम, फॉर एग्जांपल हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और इसमें हमने नाम लिख दिया हंसी और खुशी की कंपनी हंसी खुशी से इनकॉर्पोरेट होने वाली। तो दीज विल बी आवर फर्स्ट डायरेक्टर्स। ठीक है सर, लेकिन अगर एओए में ऐसा क्लॉज ही नहीं है, अगर एओए में ऐसा क्लॉज नहीं है तो जो सब्सक्राइबर्स होंगे पुअर इंडिविजुअल्स आर डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर्स। मतलब एओए में कोई क्लॉज नहीं था पर हमारे पास सब्सक्राइबर्स तो थे। सब्सक्राइबर्स थे मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर एबीसी लिमिटेड। तो ए और बी
those who are individual and the subscribers shall be deemed to be first director. Simple, sorted. हाँ जी, रेजिडेंट डायरेक्टर का रेजिडेंट डायरेक्टर का लॉ बहुत सिंपल। इट सेज कि हर कंपनी में मिनिमम एक डायरेक्टर रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सर रेजिडेंट डायरेक्टर होता कौन है? रेजिडेंट डायरेक्टर वो होता है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंडिया में रहा हो और नॉट लेस देन 182 डेज, मिनिमम 182 डेज के लिए जो रहा है इंडिया में वो रेजिडेंट। सर ये जो टोटल पीरियड है, इस टोटल पीरियड में कॉन्सिक्यूटिव डेज आते हैं या फिर ब्रेक भी आ सकता है। मतलब एक बंदा 63 डेज के लिए पहले आया, फिर 100 डेज के लिए आया और फिर 21 डेज के लिए आया, तो इसका टोटल हो गया 184 डेज। तो कॉन्सिक्यूटिव होने की जरूरत नहीं है, एड ऑन कर टोटल पीरियड जो है, अगर वो टोटल पीरियड 182 डेज से ज्यादा है तो आप रेजिडेंट डायरेक्टर। सर मेरी तो कंपनी भी खुली है, म्हणजे म्हणजे न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, सितंबर में खुली है सर, मार्च में क्लोजिंग हो जाएगा, 6 महीने मिले सकते हैं। अब क्या करूं, 180 दिन बचे हैं और 182 डेज कैसे होगा? इस केस में क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट है ये प्रोपोर्शनेट होगी, मतलब हम 6 महीने के हिसाब से देखेंगे प्रोपोर्शनेट। और आईएफएससी स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी फर्स्ट ईयर के लिए कंप्लाई करने के, मतलब इनके रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ही फर्स्ट ईयर के बाद से सॉर्टेड। अब आ जाते हैं वुमेन डायरेक्टर। अनलाइक रेजिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर हर कंपनी का अप्लाई नहीं, मतलब हर कंपनी की वुमेन डायरेक्टर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तब किसको होती है? ऑल लिस्टेड कंपनीज और ऑल पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से मोर है और टर्नओवर 300 करोड़ से। और मतलब वुमेन डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है, या तो वो लिस्टेड कंपनी का प्लान, मतलब लिस्टेड कंपनीज को एक वुमेन डायरेक्टर रखनी ही रखनी है, या फिर पब्लिक कंपनीज का अप्लाई होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। सर प्राइवेट कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर्स रखना जरूरी नहीं होता। सर मेरी तो बीवी है ना छोटी, मेरे को तो डायरेक्टर रखनी पड़ेगी। हाँ वॉलेंट्री रखना चाहो तो रख सकते। अब सेबी एक लेवल और ऊपर चल रहा है। रेगुलेशन 17 सेबी का कहता है कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर नहीं, वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर मिनिमम। सर एक बात बताओ, मेरी लिस्टेड कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आती है, मेरी लिस्टेड, मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर है, वो क्या मेरे को वुमेन डायरेक्टर भी कंप्लाई करना है? क्योंकि वुमेन डायरेक्टर भी लिस्टेड कंपनी है, तो मेरे को एक इंडिपेंडेंट वुमेन रखनी है और एक वुमेन डायरेक्टर, ऐसा करना है? तो आंसर इज नहीं। अगर आपके बोर्ड पे एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर है तो वुमेन डायरेक्टर को कंप्लाई करने की जरूरत है, वो एज गुड एज दोनों मान लेते, ये भी कंप्लाई हो गया और एमसीए भी। ठीक है सर, फिर इसके बाद एक छोटा सा केस आ जाता है, जिस केस में कहते हैं कि वुमेन डायरेक्टर टाइम पे नहीं अपॉइंट करी, उस वजह से कंपाउंडिंग करानी पड़ी। सर टाइम पे अपॉइंट नहीं करी का मतलब लिख लेते हैं, वुमेन डायरेक्टर वैकेंसी। अगर वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस पे कोई वैकेंसी आ जाती है, सर वो कब तक फिल होती है? शैल बी फिल्ड एट द अर्लीस्ट, बट जल्द से जल्द फिल हो जानी चाहिए, बट नॉट लेटर दैन, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। सर किसके बियॉन्ड नहीं जा सकते? इमीडिएट बोर्ड मीटिंग और 3 months, विच एवर इज लेटर। इन दोनों में से जो लेटर है, इमीडिएट बोर्ड मीटिंग या 3 महीने, इन दोनों में से जो लेटर है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। उससे पहले पहले आपको वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी करना जरूरी है। हाँ जी, वुमेन डायरेक्टर सॉर्टेड। यस सर सॉर्टेड।
अब हम आते हैं सेक्शन 161। 161 पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ पीछे आओ और याद करो कि मैंने सेक्शन 152 में क्या पढ़ा है। सर 152 में तो आप लोगों को पढ़ाया था ना जनरल रूल। क्या था वो जनरल रूल? सर वो जनरल रूल ये था कि जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी अपॉइंट करती है जनरल मीटिंग में। वाह यार, मेरे को सब याद है। अरे सर सब याद है, अब जो पूछो मैं याद है। अच्छा ठीक है, उसका एक एक्सेप्शन है बच्चों। तो सेक्शन 161, सेक्शन 161 में जितने भी डायरेक्टर्स हम पढ़ेंगे वो सारे उन सबको अपॉइंट करने की जो पावर होती है वो होती है बोर्ड की। है? हाँ, मतलब सर मतलब ये कि जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो बाय जनरल रूल कंपनी अपॉइंट करते हैं जनरल। बट 161 में हम जितने भी डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे उनको अपॉइंट करने की जो पावर होगी वो होती है बोर्ड की। सर समझ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशनल डायरेक्टर, सेक्शन 161 सब सेक्शन 1। देखो एडिशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों आया था मैं तुम्हें बता देता। जनरल मीटिंग को बुलाना इज अ हेवी एक्सपेंस। जनरल मीटिंग बहुत फीजिबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 100, 150, 200 मेंबर, अब उनको नोटिस जाना, उनका वोटिंग प्रोसेस, वो एक वेन्यू पे आएंगे, उनको रिफ्रेशमेंट, उनको देखना, पार्टी, सब कुछ बुक करना, बैंकेट वगैरह। तो जनरल मीटिंग इज अ हेवी एक्सपेंस। वो ऐसा नहीं है कि हर महीने में जनरल मीटिंग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, किसी महीने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा कि यार हमारे पास में वर्कलोड, हम एक डायरेक्टर और जनरल मीटिंग अभी 15 दिन पहले गई है। 15 दिन पहले नहीं लग रहा था, 15 दिन बाद लगा अरे यार एकदम से प्रेशर आ गया, फाइलिंग्स की 1000 चीजें होती हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कहा, हम एक डायरेक्टर खुद ही अपॉइंट कर लेते हैं। बोर्ड में 4 लोग बैठे तो उन्होंने कहा एक बंदा हम खुद ही अपॉइंट कर लेते हैं और नेक्स्ट एजीएम में हम उसको कंपनी के पास ले जाएंगे, मेंबर्स के पास ले जाएंगे और हम कहेंगे सर इसको आप ऐसा डायरेक्टर मान लो अगर आप बनाना चाहते हो। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर। सर मतलब सेक्शन 161 प्रोवाइड्स दैट द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी may confer on its board of directors the power to appoint any person। क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने पढ़ा एडिशनल डायरेक्टर। सेक्शन कौन सा है? 161 1। हमने अभी तक पढ़ा बेटा एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन may confer on its board of directors the power to appoint any person। सर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एडिशनल डायरेक्टर? रुक जाओ, पढ़ो पहले ध्यान से। एनी पर्सन के बाद भी कुछ लिखते हैं, अदर देन अ पर्सन who fails to get appointed as director in the company। अब हुआ क्या, वही 3 डायरेक्टर है हमारी कंपनी में। तो कौन 3 डायरेक्टर? मैं, कार्तिक और तुम सबका फेवरेट भोला। अब क्या हुआ, हम तीनों ने अगली जनरल मीटिंग हुई तो हमने कहा कि जी चमन है और ये हमारा दोस्त है बहुत अच्छा, इसको एज अ डायरेक्टर हमें बनाना है। तो हमने मेंबर्स के पास रेजोल्यूशन लेके गए। अब वो जो रेजोल्यूशन था मेंबर्स ने कर दिया फेल। मतलब मेंबर्स ने कहा नहीं नहीं, चमन को डायरेक्टर नहीं बनाना। हम मनी मन मुस्काए, हम लोगों ने कहा है कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास भी है, जनरल मीटिंग में मत बनाओ तुम लोग। हमने क्या करा, अगले ही दिन बोर्ड मीटिंग करी और चमन को कर दिया एज एडिशनल। नेक्स्ट जनरल एनुअल जनरल मीटिंग तक करो, टाइम है, चलते रहते हैं। कैसा हो सकता है जी, पढ़ के बताइए। सीएस साहब, फ्यूचर सीएस, पढ़ के बताइए कि ऐसा हो सकता है। हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब सर मतलब कोई भी पर्सन अपॉइंट हो सकता है
other than a person who fails to get appointed. Any person other than a person who fails to get appointed in जनरल मीटिंग. तो हम चाह के भी चमन को बोर्ड पे नहीं ला सकते एज एडिशनल. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. अपॉइंट एनी पर्सन as an additional director at any time who shall hold the office. टेन्योर कब तक होगा एडिशनल? Who shall hold the office up to the date of next AGM. इस पे चांद सितारे लगा ले. और the last date on which AGM should have been held, whichever is earlier. सर मतलब उसका टेन्योर होगा नेक्स्ट एजीएम पर. सर हम एजीएम करवाएंगे, और अगर हम एजीएम करवाएंगे नहीं, कौन माई का लाल निकाल देगा चंद्र? लॉ कहता है रुक जा भाई, या तो नेक्स्ट एजीएम या लास्ट डेट जब तक एजीएम हो जानी चाहिए थी. अरे यार, इनका टेन्योर इसी वक्त. अब प्रैक्टिकली क्या होता है, एक एडिशनल डायरेक्टर बना, उसका टेन्योर होता है नेक्स्ट एजीएम. तो नेक्स्ट एजीएम में कंपनी क्या करती है, उस डायरेक्टर को एज डायरेक्टर रेगुलराइज करना. सर रेगुलराइज करने का मतलब उसको एज गुड एज डायरेक्टर बना. ये हमारी कंपनी का डायरेक्टर है, अब वो सालों साल चल सकता है. ये कॉन्सेप्ट होता है जी एडिशनल डायरेक्टर. सर ठीक है, यार क्या हो रहा है बार बार? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम, एडिशनल डायरेक्टर शैल वेकेट हिज ऑफिस ऑन द लास्ट डेट जब एजीएम हो जानी चाहिए. डीआर 12 फाइल होता है अलॉन्ग विद डीआर 2, कंसेंट होती है डीआर 8. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. सी इलस्ट्रेशन, ये देखने से आपको बेटर समझ आएगा. मिस्टर सुमित was appointed as additional director in Ramesh Suresh Limited on 10th January 2020 by the board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं. In their meeting held on 10th January 2020, Mr. Sumit is appointed till the date of next AGM. टेन्योर कब तक होता है? नेक्स्ट मीटिंग तक नहीं, नेक्स्ट एजीएम. बिल्कुल सही बात. The company convened the AGM. The company convened the AGM on 30th September 2020. In the AGM, Mr. Sumit is regularized as director. हमने डायरेक्टर भी बना दिया. This is all the concept of additional. सर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार और देख लेते. हमने पढ़ा कि एओए कॉन्फर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एओए पावर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जाओ एडिशनल डायरेक्टर बनो. सर मतलब कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है कंपनी हैज द पावर टू अपॉइंट एडिशनल. सर अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा ही नहीं है कि एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर नहीं, तो क्या करेंगे? सिंपल सॉर्टेड, आर्टिकल्स को अल्टर कर देंगे. आर्टिकल्स को अल्टर करके बोर्ड को पावर दे देंगे. अब एक बार बोर्ड के पास पावर आ गई तो बोर्ड किसी भी इंसान को एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है. सर किसी पर्सन को नहीं, किसी पर्सन को नहीं, एक ऐसे बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकता जिसका रिजोल्यूशन हमने दिया था जनरल मीटिंग में और वो फेल हो गया. उसके अलावा टेन्योर, एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर नेक्स्ट एजीएम तक होता है या लास्ट डेट तक होता है जब तक एजीएम हो जानी चाहिए. मतलब अगर कंपनी ने एजीएम करा ली तो लास्ट डेट, अगर कंपनी ने एजीएम नहीं कराई तो जो लास्ट डेट एजीएम की होनी चाहिए थी उस दिन, whichever is, यहाँ पे लिख लेते हैं, whichever is earlier. So this was all about additional director.
ठीक है जी, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। सर हमें पता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी बोर्ड पॉइंट। अरे वाह, मजा आ गया, बिल्कुल सही। सेक्शन 161(2) of the act empowers the board। पहले से बोर्ड इज empowered, सारी पावर बोर्ड के पास है 161 में। रुक जाओ रुक जाओ। empowers the board if so authorized by the articles or by a resolution passed by the company in general। और सर एक पॉइंट ऐड हो गया फिर इसमें। क्या ऐड हो गया? हम बताएंगे सर, हम खुद बता देंगे। अब हम बच्चे हो गए होशियार। अब यही कहना चाह रहे हो ना कि बोर्ड के पास ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जो पावर है वो दो तरीके से है। या तो वो एओए से आएगी, हम अपने एओए में एक क्लॉज डाल देंगे और हम बोर्ड को पावर दे देंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने, या फिर हम एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे कंपनी की जनरल मीटिंग में कि कंपनी क्या करेगी, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर देगी, बोर्ड को पावर दे देगी कि आप एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते। अरे फॉर्म में हो आज तुम लोग, बिल्कुल फॉर्म में हो तुम लोग आज। टू अपॉइंट एनी टू अपॉइंट अ पर्सन नॉट बीइंग, अब ये लोग अपॉइंट नहीं हो सकते ध्यान से, नॉट बीइंग a person holding any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company, ये लोग alternate director अपॉइंट कर सकते। अब वही सेम एग्जांपल मुझे तो पता ही है, तीन लोग ही हैं दुनिया में जो केपेबल हैं डायरेक्टर बनने के। सर कौन कौन? बता रहा हूँ। अब हुआ क्या, कंपनी में तीन डायरेक्टर हैं, मैं, कार्तिक और आप सबका फेवरेट अगेन भोला। अब क्या हुआ, भोला लंदन जा रहा है क्योंकि भोला के पास है पैसा, बहुत पैसा। तो भोला ने कहा यार मैं लंदन जा रहा हूँ, तो एक काम करो ना, मेरी जगह किसी को अल्टरनेट डायरेक्टर। तो हमने कहा भोला अगर तू जा ही रहा है तो हम ही बन जाते हैं ना तेरे अल्टरनेट डायरेक्टर, दो रेम्यूनरेशन मिल जाएगी, भोला की भी रेम्यूनरेशन मिल गई, हिमांश के नाम पे वो रेम्यूनरेशन मिल गई, और पैसा हो जाएगा, मैं भी लंदन जा पाऊंगा। तो लॉ ने तो जिसके लिए तो मना कर कि अगर आप कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हो तो आप किसी और बंदे की ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं मिल सकते। तो भोला ने क्या किया, चमन को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना दिया। ठीक है जी, वक्त बीता, भोला ने मुझे भी बुला लिया लंदन। भोला ने कहा शिवांश लंदन से, मैंने क्या करा यार, चमन की तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर गई, ना मैं भी चमन को अपना ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना लूं। भाई साहब मेरे को बुलाया उसने, था क्या है, मैंने कहा सर चमन एक तो थाई रेम्यूनरेशन दे ही देता, पैसे दे रहे थे तो मेरा भी काम कर देगा, मेरा भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन जाएगा। लॉ में लिखा हुआ है कि भाई ऐसा नहीं है, इस दुष्फहमी में हूँ, कोई भी ऐसा बंदा जो किसी और डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, समन जो बोले ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर है तो तुम्हारा ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। और वैसे ही जो कंपनी में डायरेक्टर भी होल्ड करके बैठा है हिमांश, तो किसी दूसरे डायरेक्टर भोला का ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझ में आ रही है बात? ऊपर से क्यों नहीं जा रहा सर? इसको लिखवा दो, दोनों लिख के ना इससे घुसेगा नहीं दिमाग। कोई बात नहीं, alternate director can be a person other than a person
who holds directorship in the same company, or who is an alternate director of any other director of the company. तो अगर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ तो मैं अपनी कंपनी के दूसरे डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, या फिर मेरा कोई दूसरा डायरेक्टर है उसका एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटेड तो वो मेरा ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। आई होप दैट इज वेरी 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 क्लियर। ठीक है सर, आ गया, अब आ गया समझ। टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर, अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन क्यों होता है ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, इसके एब्सेंस ओरिजिनल डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन मिनिमम 3 months फ्रॉम इंडिया। मतलब alternate director alternate director is appointed for a director who is out of India for minimum 3 months। ठीक है सर, हम समझ गए। अब एक बात बताओ, टेन्योर क्या होगा सर ऑल्टरनेट डायरेक्टर का? ऑल्टरनेट डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है बेटा, वो होता है नॉट एक्सीडिंग द टेन्योर ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। सर मतलब बात कुछ समझ नहीं आई। जैसे बोला है, अब बोला क्या लंदन फॉर 6 months, लेकिन भोला का जो टेन्योर था वो 2 महीने बाद खत्म होने वाला था। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकता है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर रह सकता है मैक्सिमम 2 महीने, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था। तो सर फिर उसका रीअपॉइंट कर देते हैं। अब ये जो था ऑल्टरनेट डायरेक्टर थे हमारे चमन भाई। चमन भाई खुश हो गए। चमन भाई कहते हैं अरे 2 महीने बाद मैं हो जाऊंगा भोला कहता तू बस हो जाएगा रीअपॉइंट, डायरेक्टर तो मैं हूँ। तो रीअपॉइंट जो होता है वो कभी भी अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट रीअपॉइंट नहीं होता। रीअपॉइंट के प्रोविजन रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजन जितने भी होते हैं वो ओरिजिनल डायरेक्टर। तो भोला जो है रीअपॉइंटमेंट की बातें उसकी होंगी, चमन की नहीं होंगी। सर ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। तीसरी बात, चमन जो है ना उसको उस दिन अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा जिस दिन भोला रिटर्न्स टू इंडिया। लॉ में लिखते हैं। मतलब मतलब भोला साहब थे, भोला साहब लंदन गए, जाते 10 दिन बाद उन्हें याद आ गई अपनी मम्मी। छोटी थी मम्मी, मम्मी छोटी थी तो भोला साहब को याद आ गई उनको जाना पड़ेगा मम्मी के पास। अब भोला जी गए तो 6 महीने के लिए थे, इसलिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो गया था, लेकिन आ गए 10 दिन बाद। अब क्या करें? तो जिस दिन भोला रिटर्न्स टू इंडिया उसी दिन चमन का टेन्योर हो जाएगा खत्म। अच्छा सर, मतलब जिस दिन भोला इंडिया वापस आ गया उस दिन चमन गायब। यस। फिर एक बात बताओ, एक केस और देते समझना। भोला साहब, क्योंकि ऐसा किसके पास है? भोला के पास ही है। अब भोला था लंदन, भोला ने पॉइंट करा चमन को अपनी प्लेस पे। लंदन के बाद भोले का मन किया लेट्स गो टू चाइना। चाइना जाते हैं,
अब भोला ने क्या करा, एक फ्लाइट करी जो लंदन से इंडिया, इंडिया से चाइना, 6 आवर्स का लेओवर इंडिया में। अब लंदन से जैसे ही फ्लाइट इंडिया आई तो भोला इंडिया की सर सर जमीन पे उतर गया। भोला रिटर्न्स टू इंडिया 6 आवर बाद वो चाइना चला गया। तो अब जब 6 महीने के लिए वो आया, सॉरी 6 घंटे के लिए जब वो आया, तो क्या इस टाइम पे भी चमन जो था वो रिजाइन कर जाएगा, या रिजाइन करना वेकेट कर जाएगा? देखो भाई, लॉ में तो लिखा हुआ है भोला रिटर्न्स टू इंडिया, चाहे वो 2 मिनट के लिए आए चाहे 3 मिनट के लिए आए। पर सर ये तो लॉजिकल नहीं है। इसीलिए जो रिटर्न्स टू इंडिया है, ये जो रिटर्न्स टू इंडिया है ना, इसको लॉजिकली अगर हम पढ़ें तो इसका मतलब ये होता है कि जब से भोला ऑफिस रिज्यूम नहीं, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया वापस नहीं आया। एक बार भोला आ जाए, अपने ऑफिस रिज्यूम कर ले, अपने डायरेक्टर की चेयर, अपने डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर ले, उस वक्त चमन रिजाइन कर सकते। तो ऐसा नहीं होता कि इस 6 घंटे में भी चमन रिजाइन कर सकते। लॉजिकल रीजन, लिटरल इंटरप्रिटेशन में तो यही है। टेन्योर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया? टेन्योर के बारे में सर हमने पढ़ लिया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर टेन्योर के क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखना। सर हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है टर्म या टेन्योर नॉट एक्सीडिंग द टर्म परमिसिबल टू ओरिजिनल। जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर होगा उतना ही टेन्योर होगा अल्टरनेटिव। एन alternate director shall not shall not hold office for a period longer than permissible to the director in whose place he has been appointed. If the original director ceases to be a director by reason of death or vacation of office, the alternate director shall immediately cease to hold it. सर इसमें तो एक और गहरी बात कही। क्या गहरी बात की? गहरी बात से ये बोली उसने कि बोला है, अब वो लंदन गया, लंदन में खुला हुआ आ गई याद। इसकी याद आई चिंटी की। अब आप लोगों को पता नहीं चिंटी कौन है, अब मैं तो बोला का यार हूँ चिंटी, बोला प्यार। अब चिंटी का घर का नाम था कचौड़ी, भोला को मन कर गया कचौड़ी को देखने। इसकी याद में भोला की हो गई death 2 दिन बाद। अब जब 2 दिन बाद हुई डेथ, हमको पता चला, हमको बहुत बुरा लगा। चमन हो गया खुश मन में। चमन ने कहा भी ऑफिस मेरा, 3 महीने तक भोला नहीं था, 3 महीने तक तो मैं होल्ड करूंगा ही। हम ऑफिस में आए, हम चमन को चलो चमन साहब निकल जाओ। चमन ने कहा ऐसे कैसे, 3 महीने की बात हुई थी जी मेरी, 3 महीने तक मुझे पगार चाहिए, 3 महीने तक मैं करूँगा डायरेक्टर का काम। हम भाई चुप बैठे। हमने क्या करा, हमने सीधा उसको लॉ दिखा दिया। लॉ में क्या लिखा था? लॉ में लिखा था if the original director ceases to be a director by the reason of death or vacancy, the alternate director shall immediately cease to hold it. सर बाहर निकल जाइए। ठीक है जी। Alternate director shall vacate his office when the original director whose place has been returned to whose place he has been appointed returns to India. जैसे ही वो रिटर्न इंडिया में रिटर्न कर जाएगा, तो इंडिया में रिटर्न करने का मतलब क्या है? इंडिया में रिटर्न करने का मतलब ऑफिस पोजीशन होल्ड कर लेता है। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट किसकी होगी? इफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर एक्सपायर्स बिफोर रिटर्न टू इंडिया। भोला इंडिया में से पहले ही अपना टेन्योर में वो अपना टेन्योर भोले का एक्सपायर हो गया था। इस केस में क्या होगा? प्रोविजंस ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट शैल बी एप्लीकेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर।
सर ये तो बहुत ज्यादा हैवी हो गया, हैवी होगा। और भी प्रोविजन है सर, और प्रोविजन बहुत छोटे से कि अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर किसी ऐसे डायरेक्टर का ऑल्टरनेट बन रहा है जो इंडिपेंडेंट, सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस बारे में आगे बात करेंगे, आप बस इतना समझो कि अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसके लिए कोई ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन रहा है तो उसको भी कंडीशंस जो सेक्शन 149(6) में दी है ना पूरी करनी है। जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो सेक्शन 149(6) की कंडीशंस को होता है। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर आ रहा है वो भी ऐसा होना चाहिए जो 149(6) की प्रोविजंस को कंप्लाई करे। इसमें सेबी एक बात कहता है, लेकिन सर क्या कहता है सेबी? सेबी कहता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और कंटिन्यू एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। मतलब लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। यार आप खुद कितने लोगों का पैसा लगाते हैं। तो अगर मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को और अल्टरनेट किसी ऐसे डायरेक्टर को बना दिया जो कि मेरा जानने वाला है, ठीक है 149(6) को अप्लाई कर रहा है मैं समझता हूँ, बट वो मेरा जानने वाला है तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सेबी ने कहा भाई 1 अक्टूबर 2018 से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर हो ही नहीं सकता। सर ठीक है, और ये क्या है सर? ये कहता है कि हमने जब ऊपर पढ़ा कि बोर्ड अपॉइंट करेगा, तो बोर्ड कैसे अपॉइंट करेगा? बोर्ड हमेशा दो तरीके से अपॉइंट कर सकता है, या तो वो बीआर पास कर दे बोर्ड मीटिंग में, या फिर वो रेजोल्यूशन सर्कुलेशन बाय रेजोल्यूशन के पास। अल्टरनेट डायरेक्टर किसी भी मेथड से या तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता बोर्ड, या फिर सर्कुलर रेजोल्यूशन से भी अल्टरनेट डायरेक्टर कर सकते हो। द लास्ट कॉन्सेप्ट सेक्शन 165 ये कहता है कि एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन अ कंपनी शैल आल्सो बी इंक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड। क्या होता है 165 क्या कहता है? 165 के बारे में हम आगे और डिस्कशन करेंगे। 165 कहता है कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है और मैक्सिमम 10 कंपनी में 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। अब क्या हुआ, एक डायरेक्टर था 20 कंपनी में डायरेक्टर था और उसको 21वीं कंपनी में एक अल्टरनेट डायरेक्टर बना, तो उसने कहा कि 20 कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, एक कंपनी में मैं अल्टरनेट डायरेक्टर हूँ, तो ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अल्टरनेट डायरेक्टर किसी 20 की काउंटिंग में आता है। मतलब अगर आप 19 कंपनी में डायरेक्टर हो और अल्टरनेट डायरेक्टर एक में तो आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी। ठीक है सर, दिस इज ऑल अबाउट अल्टरनेट। और अब इसके बाद हम आते हैं नॉमिनेटेड, बड़ा छोटू सा कंसेप्ट पर 161 का है तो अपॉइंटमेंट करेगा तो वेरी नाइस। सेक्शन 161(3) of the company will provide that subject to the articles of the company। आपने एक चीज नोटिस करी, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तीनों में बोर्ड को जो पावर मिली है जिसमें भी आर्टिकल्स। सर ऑल्टरनेट डायरेक्टिव में एक चीज और थी, रिजोल्यूशन भी था। वेरी नाइस। द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज डायरेक्टर nominated by nominee director को अपॉइंट कौन करेगा? इंस्टीट्यूशन in pursuant to the provision of any law or of any agreement or by central government or state government by virtue of shareholding in the company। सर मतलब नॉमिनी डायरेक्टर कौन है? तो या तो कोई इंस्टीट्यूशन कर सकता है। सर इंस्टीट्यूशन मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी और मेरे को एसबीआई से 200 करोड़ का लोन चाहिए। अब एसबीआई ने मुझे 200 करोड़ का लोन दिया और उन्होंने कहा सुनो हम तुम्हारे बोर्ड पे डायरेक्टर को अपॉइंट करें, जो डायरेक्टर ओवरलुक करेगा इन 200 करोड़ को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो वो डायरेक्टर किसने नॉमिनेट किया? एसबीआई, एक इंस्टीट्यूट। तो एसबीआई ने किसी को नॉमिनेट किया जो मेरे बोर्ड पे है, तो वो मेरे बोर्ड पे एज नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास भी पावर होनी चाहिए डायरेक्टर का, तो डायरेक्टर का नॉमिनी। ठीक है सर,
However, there is an exception to this subsection in the case of specified IFSC public companies and IFSC private companies. See, इसमें क्या लिखा है, इसमें बस एक प्रोविजो ऐड कर देते हैं और वो प्रोविजो कहता है कि सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है, नॉमिनी डायरेक्टर वैसे भी अपॉइंट, बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूशन और ऑफ एनी एग्रीमेंट और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या तो किसी लॉ से अपॉइंट होता है या फिर किसी एग्रीमेंट से। मेरा एसबीआई का एग्रीमेंट ही हुआ था, लॉ में तो कहीं नहीं, क्या पता कल को किसी लॉ में एक चीज लिखी, फॉर एग्जाम्पल कल कोई लॉ आ जाता है और वो कहता है कि अगर आप 500 करोड़ या इतना पैसा इतना कम किसी को देते तो आपको उसको बोर्ड की नॉमिनी बनाना, तो बाय लॉ भी इंस्टीट्यूट नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है या बाय एग्रीमेंट भी, तो मैं इसको पैसे दे रहा हूँ एग्रीमेंट से भी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है जी। ठीक है जी सर, इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। Durga Project Limited secured a loan of 200 crores from HDFC Bank. Same. The HDFC Bank, in order to be more secure, has entered into an agreement with the company that it will appoint Mr. Ashish as nominee in order to have knowledge of the day-to-day affairs of the company. They have added in the clause that the appointment will come to an end until the loan is fully paid. Obviously, एक बार लोन fully paid up हो गया, नॉमिनी डायरेक्टर तो वापस कर लो, जब वापस ले लो सेसेशन कर दो, तो उसको ऑफिस रिजाइन करवा दो। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट ऐसे आता है, ये बस आई डोंट नो क्यों है मॉड्यूल में, बट ऐसे ही है, प्रोफेशनल डायरेक्टर। प्रोफेशनल डायरेक्टर के बारे में लॉ में कहीं नहीं लिखा है, प्रोफेशनल डायरेक्टर बस हिंट है सेक्शन 197(4) में इसके बारे में बात की। प्रोफेशनल डायरेक्टर कौन होता है? बाय डेफिनेशन, बाय डिक्शनरी डेफिनेशन, लॉ में कहीं डिफाइन नहीं है, बाय डिक्शनरी डेफिनेशन ऐसा बंदा जिसके पास प्योर स्किल। तो अगर कोई इंसान है जिसके पास स्किल है, जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, उसे हम प्रोफेशनल डायरेक्टर कहते हैं। ये कहीं लॉ में डिफाइन नहीं है, तो प्रोफेशनल डायरेक्टर कंपनी एक्ट में कोई टर्म आया नहीं। हाँ जी, अब आ जाते हैं कैजुअल वैकेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का कैजुअल वैकेंसी 161 सबसेक्शन 4, आखिरी सबसेक्शन है सेक्शन 161। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक डायरेक्टर है मिस्टर भोला, वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए और वो अपना टर्म पूरा करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स का टर्म है, 2 साल बाद उनकी हो जाती है डेथ। अब क्या होगा? क्या होगा जानिए नेक्स्ट एपिसोड में। ए रुक जाओ, इसी एपिसोड में जान के जाओ। इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर कौन है यहाँ पे? मिस्टर भोला, अपॉइंटेड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग, याद रखो कैजुअल वैकेंसी से उस डायरेक्टर को लगता है जो जनरल मीटिंग में is vacated before the term of his office expires in normal course. नॉर्मल कोर्स में ऑफिस कब एक्सपायर होता होगा? 5 साल में। अब कितने में हुआ? 2 साल में। द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी, अब जो बोर्ड में वैकेंसी आ गई है भोला साहब के जाने के बाद में, इन डिफॉल्ट एंड सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ आर्टिकल्स। सर 161 में ना आपने एक बात तो बता दी, आपने बोला 161 में डायरेक्टर जो बोर्ड अपॉइंट करेगा, पर आपको एक बात और बता देनी चाहिए, और वो बात ये थी कि बोर्ड तो अपॉइंट करेगा और उन चारों सबसेक्शन में, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उन सबकी पावर जो बोर्ड को मिली है वो मिली आर्टिकल से। एक लाइन में फर्राटेदार बोलते हैं सर, subject to any regulation in the articles of the company be filled by the board of directors at a meeting of the board। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, at a meeting of a board, मतलब बोर्ड जो अपॉइंट करेगा, बीओडी जो कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, वो बोर्ड मीटिंग में ही कर सकता है, सर्कुलर रेजोल्यूशन में नहीं कर सकता। सर लिखा नहीं है, ध्यान से नहीं पढ़ते तुम लोग। The resulting casual vacancy may be filled by the board of directors at a meeting of the board। at a meeting of the board, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके ही कैजुअल वैकेंसी फिल हो सकती है।
सर्कुलर रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, ऑल्टरनेट डायरेक्टर के केस में हो सकता था सर, एडिशनल डायरेक्टर के केस में, उसके केस में भी हो सकता था, हम मीटिंग के बारे में लिखा ही नहीं कुछ, तो हो सकता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है सर, विच शैल सब्सिक्वेंटली अप्रूव बाय द मेंबर, कैजुअल वैकेंसी में जो डायरेक्टर आया है वो मेंबर्स बाद में अप्रूव भी करेंगे इन द इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग। सर पकड़ लिया हमने, क्या पकड़ लिया? अरे सर, एडिशनल मीटिंग लिखा नेक्स्ट एजीएम तक टेन्योर है, और यहाँ पे लिखा है अप्रूव होगा नेक्स्ट जनरल मीटिंग में। यार मैं तो शुरुआत में कंफ्यूज हो गया। नहीं सर, कंफ्यूज नहीं, जो कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर है उसको बोर्ड अपॉइंट करेगा, कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर जो है उसको बोर्ड अपॉइंट करेगा, सब्जेक्ट टू एओए की ऑथराइजेशन, एओए में अथॉरिटी होनी चाहिए बोर्ड को अपॉइंट करने की। सर बोर्ड अपॉइंट करेगा बोर्ड मीटिंग में, प्लस नेक्स्ट जनरल मीटिंग में, नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उसको मेंबर्स अप्रूव कर। सर नहीं अप्रूव करेंगे तो भाई रिजेक्ट कर देगा वो। ठीक है सर, द पर्सन सो अपॉइंटेड shall hold the office up to the tenure which the director in whose place he has been appointed would have held office if he had not vacated as aforesaid। मतलब क्या हुआ, अब जो टेन्योर होगा, जो टेन्योर है कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर का वो कब तक होगा, वो होगा 5 years तक। मतलब 2 साल के बाद भोला की डेथ हो गई, अब जो बचे हुए 3 साल हैं उस टाइम पे कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर करेगा, अब 3 साल बाद ये अपना ऑफिस विकेट, इसकी सेसेशन हो जाएगी, ऐसे बोल। ठीक है सर, ये भी समझ गए हम। Where a person appointed by the board vacates his office, it is not a case of casual vacancy and cannot be filled by the board। मतलब बोला कि केस में जो आया था कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर, लेट्स से मिस्टर डी आया था बोला कि, अब मिस्टर डी ने भी अपना ऑफिस छोड़ दिया, तो मिस्टर डी की डेथ हो गई। अरे सिर्फ कैजुअल वैकेंसी डेथ के केस में, फॉर एग्जाम्पल इसका ऑफिस मिस्टर डी का विकेट हो गया, अब क्या मिस्टर डी का ऑफिस भरने के लिए मिस्टर ई अपॉइंट हो सकता है? नहीं। कैजुअल वैकेंसी मैंने आपको बताया था, कैजुअल वैकेंसी सिर्फ उस डायरेक्टर के केस में लगती है जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ। क्या मिस्टर डी जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था? आंसर इज नो, मिस्टर डी तो बोर्ड ने अपॉइंट किया था। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मिस्टर ई डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते। याद रखना, कैजुअल वैकेंसी सिर्फ उन्हीं डायरेक्टर्स में अप्लाई होती है जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ, जो कि हमारे केस में था मिस्टर भोला। दैट इज ऑल अबाउट कैजुअल वैकेंसी। हाँ जी, बढ़िया आगे जी सर। तो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। एज द नेम सजेस्ट, ये ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। सर स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो शेयर्स होल्ड करते हैं 20,000 से कम रुपए के। मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स who hold shares of a nominal value not exceeding 20,000 rupees। मतलब मेरे पास अगर 20,000 या उससे कम के शेयर हैं तो मैं एक स्मॉल शेयर होल्डर हूँ और मेरे को ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्ट अपॉइंट करेगा, राइट? बिल्कुल ठीक बात है सर। सर ये स्मॉल शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट जो है ये लगता है किस पे? तो बेटा SSD स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये लगता है लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी में सुओ मोटो अपॉइंट या फिर लिस्टेड कंपनी ऑन द नोटिस ऑफ 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 of total number
of small shareholders, whichever is less. इनके नोटिस पे एक स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट कर सकती है। मे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट एक ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कि करना ही करना है, इट्स एन ऑप्शनल। लिस्टेड कंपनी चाहे तो एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कर सकती है। सर ये जो नोटिस की हमने बात करी है, ये नोटिस है क्या? इस नोटिस में जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं अपनी इंटेंशन बताएं कि हम एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है सर, तो इस नोटिस के साथ क्या किया जाएगा? इस नोटिस के साथ जाएगा उसका डिन, जो प्रपोज डायरेक्टर है उसका डिन, उसकी कंसेंट कि हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ। सर ये जो शेयर होल्डर डायरेक्टर है, ये शेयर होल्डर होना जरूरी है? मतलब मैं एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो क्या मेरे पास शेयर्स होने जरूरी है? मैं एक स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। या तो वो बंदा शेयर होल्डर हो भी सकता है या वो शेयर होल्डर नहीं भी हो सकता। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, ये जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है ये रोटेशन में काउंट होगा? मतलब अगर मैं इसको अगले ही एजीएम में निकालना चाहूँ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? नहीं। रिटायरमेंट बाय रोटेशन एसएसडी पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है सर। सो मैक्सिमम टेन्योर का रहेगा, मैक्सिमम टेन्योर रहेगा बेटा एक एसएसडी का होता है 3 साल, और इस 3 साल के अगले 3 साल तक वो कंपनी में किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएट नहीं हो सकता, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, मतलब किसी भी तरीके से आप कंपनी से नहीं जुड़ सकते। सर इसका मतलब रीअपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकता? नहीं, एसएसडी का 3 साल बाद रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। उसके अगले 3 साल इट्स अ कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें 3 साल में कंपनी में किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं हो सकता। सर मैं एक कंपनी में एसएसडी हूँ, क्या मैं दूसरी कंपनी में एसएसडी बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते। 1 पर्सन मैक्सिमम 2 कंपनी में एसएसडी बन सकता है, लेकिन ये जो सेकंड कंपनी है ये राइवल कंपनी नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं जियो में एसएसडी हूँ, क्या मैं एयरटेल में भी एसएसडी बन सकता हूँ? आंसर इज क्योंकि जो सेकंड कंपनी है ये मेरी राइवल कंपनी है। ठीक है सर, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करता है। सर स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास नॉमिनल वैल्यू शेयर्स 20,000 या उससे कम। ठीक है सर। लिस्टेड कंपनी को लगता है ऑप्शनल है, या फिर लिस्टेड कंपनी सो खुद से अपॉइंट कर सकती है, या फिर वो नोटिस of 1,000 shareholders is 1/10 of the total number of small shareholders, whichever is less than 1. सर नोटिस के साथ क्या जाएगा? नोटिस के साथ जाएगा डिन, कंसेंट और ये कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ। सर एसएसडी रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं हो सकता, मैक्सिमम टेन्योर 3 साल, 3 साल के बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ होता है जिसमें वो कंपनी में किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, चाहे डायरेक्टली चाहे रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है। एक पर्सन मैक्सिमम 2 कंपनी का एसएसडी बन सकता है, लेकिन सेकंड कंपनी है वो राइवल कंपनी ना हो। ठीक है, इसके साथ एसएसडी वाला कंसेप्ट है। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टाइप ऑफ डायरेक्टर, दैट इज इंडिपेंडेंट। पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ाने से पहले, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं चाहता हूँ डेडिकेटेड क्लास, बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और वो टॉपिक ऐसा है जिससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी इस लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया, तो इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं पढ़ेंगे। मीनवाइल हम क्या करेंगे, हम दिन के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कितने तरीके के डायरेक्टर होते हैं, पर डायरेक्टर बनने की प्रीरिक्विजिशन क्या है? सर डायरेक्टर बनने से पहले ना हमें डिन लेना जरूरी है। सर डिन क्या होता है? सी डिन इज एन आइडेंटिफिकेशन, एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे किसी भी डायरेक्टर की पहचान। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज डायरेक्टर बनना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को सबसे पहले डिन नंबर लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मैं जितनी भी कंपनीज में डायरेक्टर हूँ कोई मतलब नहीं, यही डिन मेरे साथ चलता है। फॉर एग्जाम्पल माय डिन नंबर इज 1 2 3 4 5, तो मेरे को किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना है, ये चेंज नहीं होगा। एक जैसे
इनकम टैक्स के लिए पैन नंबर लेना जरूरी होता है, वैसे ही एमसीए में डिन नंबर लेना जरूरी होता है किसी भी डिन। ठीक है सर हम डिन लेते कैसे हैं? डिन लेने के बेटा दो तरीके, या तो DIR3 फॉर्म या फिर स्पेसिफिक्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी में मैंने क्या करा, मेरे को किसी और को प्रपोज किया, लेट्स से राहुल एक लड़का है, मेरे को राहुल को प्रपोज करना है कि हम चाहते हैं डायरेक्टर बने, लेकिन उसके पास डिन नंबर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं राहुल का DIR3 फॉर्म फाइल करूंगा। एंड दिस DIR3 अलॉटमेंट ऑफ डिन, फॉर्म नंबर याद रखना, बहुत चंद फॉर्म नंबर है जो मैं याद करना होगा, इसमें से ये एक है अलॉटमेंट ऑफ डिन। अब इस अलॉटमेंट ऑफ डिन को फाइल करने के बाद मिस्टर राहुल के पास एक डिन नंबर आता है। सर मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं है, मेरे को ना नई कंपनी बनानी है, और मेरे को नई कंपनी में ऐसे लोगों को डायरेक्टर रखना है जिनके पास डिन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, दो फॉर्म फाइल करूंगा, पहले DIR3 फाइल करूँ, फिर उसके बाद स्पाइस प्लस फाइल करूँ। ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे, इसी स्पाइस प्लस जो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म होता है, इसी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म में एक ऑप्शन है कि सुनो ना, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, कर लो, इस इनकॉर्पोरेशन के साथ ना डिन भी अप्लाई कर सकते सर है। हाँ जी, डिन भी अप्लाई कर सकते सर। कितने लोगों का, मैक्सिमम 3 लोगों का। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को कंपनी बनानी, मैंने कंपनी बनाई, मेरी कंपनी में 4 मेंबर्स है और मैं चाहता हूँ वही 4 मेंबर्स 4 डायरेक्टर होंगे, तो मैं कितने लोगों का डिन अप्लाई कर सकता हूँ, मैक्सिमम 3 लोगों का। सर ठीक है, मतलब डिन अप्लाई करने की दो तरीके, बिल्कुल सही बात, एक फॉर्म DIR3, एक स्पाइस प्लस। सर ठीक है, सी अब जो DIR3 फॉर्म होता है, इस DIR3 फॉर्म में पहले प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। इट्स नॉट सो रेलेवेंट बट मैंने बता दिया, पहले प्री सर्टिफिकेशन बाय PCS, PCI या PCMA की जरूरत होती है, बट अब करंटली ये चीज नहीं होती। सर ठीक है, नोट से पढ़ लेते हैं। सी डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन। डिन नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, डिन नंबर वो ही रहेगा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद। लाइफ टाइम होता है डिन नंबर, स्पेसिफिक टू अ पर्सन। 1 2 3 4 5 ये डिन नंबर है शिवांश। अब शिवांश 20 कंपनी में, 10 कंपनी में, जितनी भी कंपनी में डायरेक्टर बनेगा, डिन चेंज नहीं होगा, इसी दिन से डायरेक्टर की पहचान। ठीक है सर, डिन इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू एनी इंडिविजुअल, यदि इंडिविजुअल से डायरेक्टर बन सकता है, इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर और एनी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर। सर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अभी तो आपने कहा था कि कोई ऐसा बंदा जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो डिन ले सकता है। यार सी डिन की रिक्वायरमेंट तो आई थिंक 2007 में, अब उससे पहले भी तो कंपनियां चलती थी, उससे पहले भी तो डायरेक्टर्स काम करते थे, उनके तो कुछ था नहीं, इसलिए यहाँ लिखा है एग्जिस्टिंग डायरेक्टर भी डिन अप्लाई, डिन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स को डिन अलॉट हो सकता है, ये उस तरीके से लिखा फॉर द पर्पस ऑफ हिज आइडेंटिफिकेशन एज अ डायरेक्टर। पर्पस क्या होता है, ताकि हम इनको पहचान पाए, आइडेंटिफाई कर पाए ये डायरेक्टर। सर बिल्कुल ठीक है, डिन इज स्पेसिफिक टू अ पर्सन, ऐसा नहीं होता कि मेरा एक कंपनी में डिन है 1 2 3 4 5, दूसरी कंपनी में होगा 7 8 9, नहीं ऐसा नहीं, डिन इज स्पेसिफिक टू अ पर्सन, व्हिच मींस इवन इफ द डायरेक्टर 2 और मोर कंपनीज, लेकिन उसका जो डिन होगा वो सेम होगा। डिन इंक्लूड्स DPI। सर DPI मतलब LLP है, याद रखो LLP एक्ट में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर कुछ नहीं होती, डिन नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा लगा कि यार कंपनी का डायरेक्टर बनते हैं, अब LLP खोलते हैं और पार्टनर बनते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर बनते हैं, तो इस डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, कोई नंबर चेंज नहीं होगा, कोई दूसरा नंबर नहीं लेना, यही 1 2 3 4 5 मेरा DPI बनता है। One PAN can be obtained for individual, likewise one DIN obtained for individual. Every individual intending to be director shall make an application in DIR3। चांद सितारे, DIR3 एक फॉर्म होता है, या फिर सर, या फिर
अगर एक नई कंपनी है तो स्पाइस प्लस पार्टी कितने मैक्सिमम 3 दिन अप्लाई कर सकते हैं। ये 2018 से पहले प्री सर्टिफिकेशन जरूरी थी, आज के दिन प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, ये इंपॉर्टेंट। अगर मेरे को दिन लेना है तो मेरे को क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले जी मेरे को अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या, इनकम टैक्स पैन, मैं अपना पैन नंबर दूंगा एंड या तो वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये मैंडेटरी। सर इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल्स, अगर फॉरेन नेशनल्स याद है ना, रेजिडेंट डायरेक्टर मिनिमम एक था, फॉरेन डायरेक्टर तो बन सकते हैं। तो ड्यूली अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, तो फिर उनको पासपोर्ट देना। फादर नेम इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन केस द नेम ऑफ द पर्सन डज नॉट हैव अ लास्ट नेम। मेरा नाम शिवांश है और लास्ट नेम नहीं, क्या होगा, देन हर फादर और ग्रैंडफादर सरनेम shall be mentioned in the last along with the declaration form 3 में मैं डिक्लेरेशन दूंगा कि मेरा कोई लास्ट नेम नहीं, इसलिए मेरा फादर जी मेरे ग्रैंडफादर का नाम आप लग रख दीजिए। ठीक है सर, उसके बाद पहला प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, दूसरा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। सर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में क्या आएगा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आएगा एनी वन ऑफ द बिल, कोई भी, क्या, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल shall be attached and should be in the name of the applicant. तो मैं बैंक स्टेटमेंट तो अटैच कर रहा हूँ लेकिन नाम किसी और का है बैंक स्टेटमेंट, तो मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, मेरा ही नाम है। इन केस द प्रूफ कोई और लैंग्वेज में है अदर देन हिंदी इंग्लिश, तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश। ठीक है सर, फोटोग्राफ चाहिए होगी ऑब्वियसली, जब दिन से मेरी पहचान होगी तो मेरी फोटोग्राफ जरूरी है। स्पेसिमेन सिग्नेचर, सर ये क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिमेन सिग्नेचर मतलब एक बंदे के ऐसे साइन मार देगा वो और उसको अटैच कर, इससे रेलेवेंस क्या है, कल को मैं कोई रेजोल्यूशन साइन करूंगा, कोई सीटीसी साइन करूंगा, तो वो जो सिग्नेचर होंगे किस सिग्नेचर से मैच मिलेंगे, हाँ इसी दिन के हैं डिजिटल सिग्नेचर्स, डीएससी। अब फॉर्म तो फाइल करना है, फॉर्म फाइल करने में मेरे डीएससी भी लगी, मैं भी तो उस फॉर्म पे साइन करूंगा एज अ कंसेंट कि हाँ ठीक है मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ये पूरी रिक्वायरमेंट होती है एक दिन की। सर प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर वही है जो भी हम पढ़ के आए हैं। हाँ सर, हाँ ये देखो ना, ये स्पाइस प्लस मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स, डीआर 3, एवरीथिंग इज सेम। सर हमने एप्लीकेशन कर दी फाइल, उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 दिन में हमें हमारा डिलीवर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी सुनो रीसबमिट करो, मजा नहीं आया, उसके बाद हम रीसबमिट या तो वो रिजेक्ट कर देगी और ट्रीट कर देगी कि इनवैलिड है, इसमें फ्रेश फॉर्म फाइल और एप्लीकेंट को बता देंगे सुनो हमारी एप्लीकेशन हो गई है रिजेक्ट, हमारी एप्लीकेशन हो गई है रिजेक्ट। सर रिजेक्शन में फीस रिफंड नहीं होती, दोबारा से पैसे देंगे, 500 रुपये में हो जाता है सर। ठीक है, दिन जो होता है वो लाइफ टाइम होता है, मतलब जब तक इंसान जिंदा है उसका दिन से। अब याद है एग्जिस्टिंग डायरेक्टर की बात करेगी, ऑनर बिफोर 30th January every director functioning as director in one or more company ऑनर बिफोर 30th June 2007। अब उसको दिन लेना पड़ेगा और उसको अपना दिन इंटीमेट करना पड़ा था DIR3B में, दिस इज नॉट सो रेलेवेंट। फिर द इंटीमेशन बाय कंपनी ऑफ दिन इट्स डायरेक्टर्स वो था DIR3C। तो पहले डायरेक्टर 3B में कंपनी को इंटीमेट करेगा, फिर डायरेक्टर DIR3C में जो कंपनी है वो ROC को इंटीमेट करेगा। सर मैंने DIR3 में ना मैंने पैन नंबर लगाया था, बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, और मेरे पर्टिकुलर्स में कुछ चेंज है, तो अगर आपके फादर्स नेम, नेशनैलिटी, जेंडर या किसी भी चीज में चेंजेस हैं, वो चेंजेस आपको फाइल करने पड़ेंगे DIR3 DIR6। intimate such changes to the central government within a period of 30 days of such change। जैसे ही चेंज हो, सर मेरे घर का नाम चेंज हो गया, मेरे घर का नाम चेंज हो गया मतलब पहले मैं कहीं और रहता था, अब मैं कहीं और रहता हूँ, तो एड्रेस चेंज हो गया ना,
वो एड्रेस चेंज विद इन 30 डेज में आप DIR6 में करो। DIR6 में प्री सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। The central government upon being satisfied shall incorporate this said change। फिर जो DIN सेल होगा MCA का, वो इस चेंज को रजिस्ट्रार को बता देगा और रजिस्ट्रार बस टेक नोट करेगा कि जी इस DIN से जो एड्रेस जो भी नाम है, जो भी चेंजेस के लिए DIR6 फाइल हुआ है, वो इंटीमेट हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो कंसर्न इंडिविजुअल शैल आल्सो इंटीमेट द चेंजेस टू द कंपनीज इन व्हिच ही इज अ डायरेक्टर विद इन 15 डेज। पहले क्या करेगा, चेंज हुआ 15 दिन में कंपनी को बता दो जिस भी कंपनी में एसोसिएटेड हो, और फिर 15 दिन मतलब चेंज से 30 दिन में 3 + 15 30 डेज में अब DIR6 फाइल। जी सर, बिल्कुल ठीक। नाउ कैंसिल सरेंडर डीएक्टिवेशन। अब सर DIN मिल तो गया, उनको कैंसिल करना है या सरेंडर करना है, डीएक्टिवेट करना है, मैं क्या करूंगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट RD AO by RD में अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड एप्लीकेशन आने पर कैंसिल या डीएक्टिवेट कर सकता है DIN। सर कब कब कैंसिल कर सकता है? दिस इज इम्पोर्टेंट कि RD कब कब आपका DIN कैंसिल या डीएक्टिवेट कर सकता है। या तो आपके पास डुप्लीकेट DIN फाउंड हुआ, भाई दो DIN लेके बैठे, एक चुपचाप कैंसिल हो जाए, या फिर जो DIN था वो रॉन्गफुल या फ्रॉडुलेंट मैनर में लिया है, फ्रॉड करके या रॉन्गफुली आपने क्लेम किया, कैंसिल हो जाएगा DIN या डीएक्टिवेट हो जाएगा। सर डेथ ऑफ द पर्सन जिसके लिए DIN लिया था उसकी डेथ हो गई, कंसर्न इंडिविजुअल हैज डिक्लेयर्ड एज ल्यूनेटिक और अनसाउंड, पागल घोषित हुआ, जैसे ही वो पागल डिक्लेयर हुआ उसका DIN लिया जाएगा। कंसर्न इंडिविजुअल हैज एडजुडिकेटेड द इंसॉल्वेंट, दिवालिया नहीं। तो इन 5 केसेस में आपका DIN जो है कैंसिल या डीएक्टिवेट। इंपॉर्टेंट मार्क को लेना ही आता है सर ऑन एन एप्लीकेशन। हाँ, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ता है। जिस भी बंदे का आप DIN लेते हो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। सर अब कैंसिल और डीएक्टिवेट तो RD करते हैं, सरेंडर हम खुद कर सकते हैं। सर इसका प्रोसीजर क्या हो? कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन जाएगी फॉर्म DIR5 में, और इस DIR5 में आप दो चीज बताओ। पहला, मैं किसी कंपनी में आज तक कभी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ। दूसरा कि मेरा DIN कभी भी यूज नहीं हुआ। तो ये तो सरेंडर इज DIN और हर DIN अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन। आप एक डिक्लेरेशन दोगे, क्या दोगे कि मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं था और ये जो DIN है ये कभी यूज नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस में डीएक्टिवेट सच DIN आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ वेरीफाई करेगा कि सच में आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बने, सच में DIN कभी यूज नहीं हुआ। इन चीजों के बाद आपका DIN सरेंडर हो जाएगा। See, once a person is appointed as director in any company, he cannot relinquish his DIN in the future, even if she doesn't remain a director anymore in that company. मतलब सर मैंने DIN लिया, मैंने अपनी एक कंपनी के लिए DIN लिया, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मैं उस कंपनी से रिजाइन कर दिया। अब उसके बाद मेरे को सरेंडर करना है, क्या मैं सरेंडर कर सकता हूँ? मैं अपने DIN सरेंडर नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि याद है डिक्लेरेशन अभी तो बड़ा ऊपर, मेरे पास मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बन चुका, अब मेरा जो DIN है that cannot be relinquished। ठीक है सर, ठीक है सर। सर अब बात करते हैं केवाईसी और केवाईसी बैक। सर अब ये क्या है, जैसे केवाईसी होता है ना बैंक में, नो योर कस्टमर, हर साल केवाईसी कराना पड़ता है, वैसे डायरेक्टर केवाईसी ये यहाँ से बढ़ता है। एवरी इंडिविजुअल who holds a DIN as on 31st March of the financial year shall submit e-form DIR3 KYC of the said financial year to the central government on the 30th September of the next financial year। सर मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास DIN था, मैंने DIN लिया दिसंबर 2024 में, अब मार्च 2025 में मेरे पास DIN है। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये फाइनेंशियल ईयर है 24-25। तो अगर इस दिन मेरे पास DIN है, आई एम द होल्डर ऑफ दिस DIN, तो मेरे को करना है अगले फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में 30th सितंबर
से पहले फाइल करना पड़ेगा DIR3 KYC। सर ठीक है। वेर इंडिविजुअल हु ऑलरेडी सबमिटेड DIR3 KYC, जिसने एक बार KYC फाइल कर रखा है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली वो KYC वेरीफाई करना है। सर मतलब KYC एक बार फाइल करना है? जी, KYC आपको एक बार फाइल करना है, उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में, जैसे इस केस में 31 सितंबर 2025 को मेरे को KYC फाइल करना है, लेकिन 26, 27, 28, 29, 30 पर कभी तक वो KYC रिक्वायर नहीं। प्रोवाइडेड आल्सो दैट, एक चीज और, इन केस द इंडिविजुअल डिजायर्स टू अपडेट हिज मोबाइल फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, अगर मेरे को अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज करना है या अपडेट करना है तो मेरे को दोबारा से DIR3 KYC करना है। सर एक बार तो यहाँ चेंज हो गया सर, उसके बाद ना मेरा मोबाइल नंबर दोबारा चेंज हो गया, तो मैं क्या करूँगा? दोबारा DIR3 KYC फाइल करूँगा 500 रुपये। सर ठीक है, KYC फाइल कर दूंगा, KYC वेरीफाई कर दूंगा, अगर नहीं किया तो क्या? अगर नहीं किया ना बेटा, 5,000 रुपये का फाइन लगता है, 5,000 रुपीज, और आपका दिन हो जाएगा डीएक्टिवेट। और वो सिर्फ एक्टिवेट कब होगा? जब अभी 5,000 रुपये की फीस भर जी। इसके बाद जनरल प्रोविजन, कोई प्रोहिबिशन है, एक से ज्यादा डेटा नहीं दे सकते। डेन इंटीमेट करना होता है, याद है ना, कंपनीज को इंटीमेट करना होता है। कंप्लीट इन्फॉर्म रजिस्ट्रार DIR3 KYC, सॉरी DIR3C KYC कहते हैं। ऑब्लिगेशन टू ऑब्टेन डेन, सेक्शन 158 स्पेसिफाइड दैट एवरी पर्सन कंपनी शैल मेंशन द डेन इन एवरी रिटर्न। फॉर एग्जांपल एक CTC फाइल करना है, CTC फाइल हो, किसी भी चीज के नीचे अगर मेरा सिग्नेचर हो रहा है, फॉर एग्जांपल शिवांश, तो मेरे को अपना दिन नंबर मेंशन करना जरूरी है किसी भी रिटर्न। रिटर्न इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स एज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। तो अगर किसी भी चीज में यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, मेरा दिन नंबर आना बहुत जरूरी है। सर ठीक है, यस, एंड विद दैट दिन भी खत्म। तो हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है आज। सर पहला लेक्चर ही थोड़ा हैवी हो गया, कोई बात नहीं, हैवी काम है। हमने क्या पढ़ी? हमने ऑलमोस्ट सारे तरीके के डायरेक्टर्स पढ़ी। डायरेक्टर जनरली क्या होता है वो पढ़ी, और डायरेक्टर ऑब्टेन करने के लिए दिन रिक्वायरमेंट जो होती है वो सारी पढ़ी। सर अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और अगर हो सका तो और भी मिसलेनियस चीज पढ़ लेंगे। सर ठीक है, एक बात तो बताओ, कैसा लगा? कैसी रही पहली क्लास, पहली रिवीजन क्लास? सर पहली रिवीजन क्लास तो अच्छी थी, बस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अच्छे से पढ़ो, खूब पढ़ाई करो, और देखना इस अटेम्प्ट में 100% पास हो जाएंगे यार। तुम्हारे से प्रोफेशनल्स की जरूरत है, अच्छे प्रोफेशनल, डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स। अच्छे से पढ़ो, खूब पढ़ो, और डरना नहीं है, सिर्फ पढ़ना। चलो, till then I'll see you next